ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी कल स्टडी कर चुके हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट डायोड्स एज वेल। अब यहाँ पर कुछ दो चार चीज़ें हैं जो कल कंप्लीट नहीं की थी हमने, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। तो देखो, जैसे कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज क्या होता है कि एक ऐसा वोल्टेज जहाँ पे जाके करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो 0.3 वोल्ट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कि उतने से 0.3 वोल्ट पे पहुंचने के बाद ही उसके अंदर जो है करंट इंक्रीज होना शुरू होता है। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के अंदर 0.7 वोल्ट के बाद में वो इंक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें ब्रेकडाउन वोल्टेज की, तो रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर। फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए कितना है 25 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए है 35 वोल्ट। ये भी आपको वैल्यूज याद रखनी रहेंगी। जेनर ब्रेकडाउन, तो रिवर्स ब्रेकडाउन जो है, अब रिवर्स ब्रेकडाउन ये कई बार हम लोग इंटेंशनली यूज करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन को। ठीक है, तो उसका स्पेशल पर्पस डायोड है जिसे हम कहते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, जो रिवर्स बायस है, when reverse bias is increased, the electric field at the junction also increases. At some stage, the electric field becomes so high that it breaks the covalent bonds. समझ में आ रहा है? कुछ स्टेज ऐसे आएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इतना हाई होगा कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, एंड कोवलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होता है वहां से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिलती है। Thus, a large number of carriers are generated. This causes a large current to flow, and this mechanism is known as Zener breakdown. इस जो mechanism है, इस mechanism को कहते हैं Zener breakdown. ठीक है, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं उस टाइम पे, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होती हैं, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द लार्ज करंट टू फ्लो। एंड ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। अब जेनर डायोड की अगर हम बात करें, तो जेनर डायोड का जो सिंबल है वो सिंबल ये है, ये जेनर डायोड का सिंबल है। ठीक है, इट इज द हाईली डोप्ड डायोड इन विच रिवर्स करंट इंक्रीजेस वेरी शार्पली। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिवर्स करंट है वो कितना शार्पली इंक्रीज होता है। ठीक है, इट कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली विदाउट डैमेजिंग द जंक्शन। द सिंबल ऑफ जेनर डायोड इज गिवन हियर एज शोन इन द फिगर। दूसरी चीज, a Zener diode is like an ordinary diode except that it is heavily doped so as to have a sharp breakdown. इसमें डोपिंग जो है वो बहुत ही हाई हैवीली डोपिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा ऐड की हुई होती है, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है, और उससे हम क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज। दूसरी चीज, जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। जेनर डायोड जो है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। ये इंटेंशनली हम लोग यूज करते हैं, पर्पसफुली। दूसरी चीज, इट इज यूज फॉर द वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। अब आपने देखा होगा कि पहले, अभी तो खैर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज फ्लक्चुएशंस आर वेरी लेस इन सिटी एरियाज, क्योंकि अब वहां पर एमसीबी आ गई है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपने अपने घर पे देखी है कि अगर थोड़ा सा भी वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज हाई होता है तो सर्किट जो है ट्रिप हो जाता है।
पहले के टाइम पे इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज किया जाता था, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर जैसे कोई डिवाइस है, जैसे कई बार क्या होता था कि टीवी के लिए अलग से वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज किया जाता था, ये और फ्रिज के लिए अलग से स्टेबलाइजर यूज किया जाता था। तो ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ठीक है, ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करते थे, वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम करते थे, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज नहीं आए उस चीज का ये ध्यान रखते थे, राइट। और यहाँ पर उसमें किस चीज का यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है जेनर डायोड का। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। दूसरा है, अब आप देख पा रहे हो जैसे लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, देखिए लाइट एलईडीज के बारे में सभी को पता। Some of the conduction band electrons fall into the valence band holes. जब conduction band, सपोज कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। सो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, होल्स के अंदर, ये ऐसे गिरते हैं कि like this. So we will say some of the conduction band electrons fall into the valence band electrons, right? तो यहाँ पर जब when electrons fall into the valence band, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल होते हैं और जब उसे फील करते हैं, at that time its emitted energy corresponds to the visible light. What we will say, its emitted energy, its emitted energy corresponds to the corresponds to the visible light, visible light photon energy, ठीक है। So in this case we will get the photon, and because of that photon the energy can be written as E is equals to h nu. अब यहाँ पे ये जो न्यू लिया हुआ है, so we can write h c by lambda, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c by lambda। दूसरी चीज यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप है, just a minute, ओके, सो एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर हमें जो लैम्डा मिलेगा, वी कैन राइट लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय ई, मतलब कि एनर्जी। और यहाँ पे लैम्डा जो है, ये हम ये कह सकते हैं लैम्डा शुड कोरस्पॉन्ड टू द, लैम्डा शुड कोरस्पॉन्ड टू द विजिबल लाइट, ठीक है। एंड नॉर्मली आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि रेड, येलो एंड ब्लू कलर की आपने हमेशा एलईडीज देखी होंगी, RYB, यस और नो। यस सर। दूसरी चीज, ये जो एलईडी जो है, इसके अंदर हम जो बायसिंग यूज करते हैं, तो डायोड एलईडी के अंदर हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन का यूज करते हैं, जिससे कि जो डेप्लेशन लेयर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है, ये जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन द होल्स, सो दे विल स्टार्ट मूविंग एंड मीट नियर जंक्शन। और वहां पर जंक्शन के पास में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल्स की पेयर्स बनती हैं। क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है और उसकी पेयर बनती है। तो ये फंक्शनिंग होती है किसके अंदर, एलईडी के अंदर, लाइट एमिटिंग डायोड के लिए। बोलो आई बात समझ में?
दिस इज अबाउट एलईडी, ठीक है, एंड इट इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, देखो, so for usual diodes the wavelength of photon emitted lies infrared region. If the wavelength of photon is in visible range, मतलब कि अगर हमारे पास में जो wavelength आ रही है, if it is in the visible range wavelength, मतलब कि 4000 से लेके 7000 angstrom, the emitted photon will cause the visual effect. Such a diode is known as light emitting diode and abbreviated as LED. The LEDs are usually made from गैलियम आर्सेनाइड। किसमें से बनती है बेटा? गैलियम आर्सेनाइड, और यू कैन से इंडियम फॉस्फाइड, राइट? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें यहाँ पर किसी को? ठीक है, नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए फोटो डायोड। फोटो डायोड के अंदर कैसा सीन होता है, देखिए। फोटो डायोड, पार्थ मेहता। So as you can see in a diagram where we have a photodiode, and it's basically used for the light detection, or you can say photodiode is basically a light detector, right? फोटोडायोड का पर्पसफुली अगर हम देखें तो यूज क्या है, लाइट डिटेक्शन के लिए है। यहाँ पर एक सर्टेन एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू फॉल होती है यहाँ पर डेप्लेशन रीजन पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लोज इनिशियली। ड्यू टू द बैरियर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू द बैरियर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द positive terminal and holes move towards the negative terminal. When light falls on a diode, electron and holes pairs generate। लाइट जो फॉल हुई उसकी वजह से एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स को जनरेट करता है, एंड ड्यू टू दिस रिवर्स करंट विल इंक्रीज। यहाँ पे देखो आप, एन किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और पी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिवर्स करंट इंक्रीज होता है। सो वी कैन से ड्यू टू दिस एच न्यू एनर्जी, due to this h nu energy, reverse current reverse current increases, okay, and more the intensity of light, more number of electrons and holes pair generated, and more current will we will get। बात आ रही है समझ में? so we can say more the intensity, the रिवर्स करंट मतलब जो करंट होगा वो भी ज्यादा ही होगा, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी करंट उतना ही ज्यादा होगा। सो वी कैन राइट more the intensity, more the intensity, more the intensity, more current, more current we will get, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैप है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो यहाँ पे जनरेट हो रही है उसकी क्या कंडीशन होगी, तो आप समझिए कि जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं
कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है और यहाँ पर अपना एनर्जी गैप है। ठीक है, सो ये आपका जो एनर्जी गैप है, दिस इज योर एनर्जी गैप। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, सो एनर्जी विच इज फॉलिंग ऑन इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी बैंड गैप। ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? वी कैन से कंडीशन क्या है टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर? तो कंडीशन इज द एनर्जी मस्ट बी the falling energy the falling energy must be greater than energy band gap. बोलो भाई, बात समझ में? यस सर। तो जो एनर्जी फॉल हो रही है वो एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? जो एनर्जी गैप है उसकी जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी हमें फॉल करवानी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, रिवर्स करंट हमें मिलता है। और वी कैन से इन अनदर वे दैट इंटेंसिटी, मतलब जो करंट है, it is proportional to the intensity of light. What we can say, that current is proportional to intensity of light. अब intensity of light का मतलब क्या है कि phi, phi से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं intensity of light का। ठीक है, तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये V, ये I, and this is intensity। ये है phi, यहाँ पर है phi equals to 0, and this is, sorry, and this is 2 phi। ठीक है, एंड इट इज मेनली यूज फॉर द लाइट डिटेक्शन। फोटो डायोड का यूज क्या होता है? मेनली लाइट डिटेक्शन के लिए। अब आप लोगों ने जैसे कि अभी फास्टैग का सिस्टम चल रहा है, राइट? तो आपने देखा होगा वहां पर एक कैमरा लगा होता है। उससे पहले वहां पर, मतलब जैसे फास्टैग के अलावा अगर मैं एक और सिस्टम की बात करूं, जो पहले क्या होता था कि आपके जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को डिटेक्ट करने का काम करता था, राइट? तो वहां पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सी गोल गोल लाइटें लगी होती हैं टोल टैक्स पे। तो वो बेसिकली क्या होते हैं? फोटो डायोड्स होते हैं। मतलब कि वो लाइट इस तरीके की होती है, वो सामने जो जो भी आता है उसे वो क्या करता है? कैप्चर करता है। तो बेसिकली वो लाइट सेंसिटिव होती है। ठीक है, दूसरा, फोटो डायोड्स का यूज आपने कहाँ देखा है? रिमोट कंट्रोल्स के अंदर जो आगे की तरफ एक लाइट लगी होती है, दैट इज बेसिकली अ फोटो डायोड। ठीक है, और फोटो डायोड का अगर हम देखें तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो लाइट को करंट में कन्वर्ट कर देता है। वी कैन से इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। बोलो, आई बात समझ में है? यस सर। यस सर। ठीक है, और उसका जो सिंबल है फोटो डायोड का, उस सिंबल में आपको बताता हूँ। उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, देखिए। ये सिंबल्स को मजाक में मत लेना, एक कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर उस टाइम पे होश उड़ते रहते हैं कि साला कौन सा सिंबल किसका है। ये एनोड है आपका, ये कैथोड है, मतलब कि ये पी हो गया, ये एन हो गया, और यहाँ पर ये लाइट फॉल हो रही है। ये है फोटो डायोड। समझ में आया?
Yes, sir. इवन जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स, उसके अंदर भी इसी का यूज होता है, फोटो डायोड्स का। ठीक है, काफी सारी कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर हो गया, तो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर क्या करता है, उसके ऊपर भी एक फोटो डायोड लगा होता है जो कि सेंस करने का काम करता है। ठीक है, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, एलईडी का ही यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें फॉर द सोलर सेल, तो सोलर सेल के अंदर भी वही सिचुएशन रहती है कि लाइट फॉल होती है ना, उसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यस और नो? अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सोलर सेल है वो अनबायस्ड कंडीशन में यूज किया जाता है, मतलब हम इसे कहते हैं सोलर सेल अनबायस्ड, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है, अनबायस्ड फोटोडायोड, अनबायस्ड फोटोडायोड। अब यहाँ पर अनबायस्ड फोटोडायोड को समझिए, ये हमने ले लिया, ये पी टाइप हो गया सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है कुछ इस तरीके से इस पे आके। ठीक है, पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, ये हम सबको पता है। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हम मूव करते हैं, तो एन टाइप में से पी टाइप की तरफ मूव करते हैं। किस तरफ? पी टाइप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे, और यहाँ पर होता ये है कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर जनरेट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाइट। ये जो एच न्यू एनर्जी आ रही है इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से, बिकॉज ऑफ एच न्यू, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द एन एंड होल मूव टुवर्ड्स द पी ड्यू टू बैरियर फील्ड। क्या होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द एन, और होल्स किस तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स द पी। मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं उसी की तरफ वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैरियर फील्ड। ठीक है, सो होल्स स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग एट पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स एन and holes move towards P। ठीक है, अब होता क्या है कि P टाइप पे सारे accumulation होते हैं होल्स, एंड N टाइप पे सारे accumulate हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड अब क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे होल्स हो गए, यहाँ पर बहुत सारे होल्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एक्ट्स लाइक अ सेल। कैसा बिहेव करता है? इट एक्ट्स लाइक अ सेल। आप भी जानते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दो तो क्या हो जाता है, वो एक बैटरी या एक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, राइट? So what we can say that now excess of holes and electrons are available in this, and one can if I connect it with any load resistor, right? किसी भी लोड रजिस्टर के साथ, इसे लोड रजिस्टर का मतलब बेटा ये होता है कि आप उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट कर दो, ठीक है, जहां पर हमें उसका आउटपुट लेना हो।
So we will say that connect it with any load resistor. This unbiased photodiode behave as a cell. कैसे behave करेगा ये? It behaves like a cell. When we connect, or you can say, if we connect any load resistor, this unbiased photodiode behaves as a cell. ठीक है? This produces electricity and you can connect it with battery inverter. It will give electricity and you can store it in a battery and later on you can utilize it whenever we require. ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? No, sir. गुड. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज समझो कि यहाँ पर ना दो तरीके के हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस. कौन कौन सा? स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड. तो स्टैटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये एंगल बन रहा है थीटा, ये आपका वी हो गया, ये आ गया वी प्लस डेल्टा वी, एंड यहाँ पे करंट आ गया आई, और यहाँ पे हमारे पास करंट आ गया आई प्लस डेल्टा आई. ठीक है, so here as you can see the relation is not linear. Still we can say 1 by tan theta is equals to v by I. Okay, and this will give us R is equals to V by I. And for the dynamic resistance, we will say that R is equals to delta V by delta I. It is more like instantaneous value of voltage and current. Dynamic resistance is small in case of forward bias and it is very large in case of reverse bias. So dynamic resistance so we can write R is equals to delta V by delta I. Okay, and it's more like instantaneous value of voltage and current. What we can say? Instantaneous instantaneous
वैल्यू ऑफ voltage and current सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस इज स्मॉल इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है एंड इट इज वेरी लार्ज इन रिवर्स बायस. व्हाट वी कैन से इट इज very large in reverse bias condition. कौन? डायनेमिक रेजिस्टेंस. ठीक है, तो देखिए एट V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट पर करंट की वैल्यू है 60 मिली एम्पियर. ठीक है, एंड एट V इज इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट पे करंट की वैल्यू कितनी है? तो 80 मिली एम्पियर. ठीक है, ये जो है इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन. इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस कंडीशन. सो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है, डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? तो क्या करेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए? सो वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा I. डेल्टा V मतलब दिस माइनस दिस, तो 2.4 माइनस 2 डिवाइड बाय चेंजिंग करंट. तो 80 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा? 20 मिली एम्पियर. 20 इंटू 10⁻³ तो 2.4 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2.4 माइनस 2 हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 20 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3. और ये 0.4 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10⁻⁻1. तो 4 5 ये चला जाएगा तो 1/5. 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2. ठीक है, 1/5 कितना होगा? 0.2 होगा, राइट. तो 0.2 इंटू 10⁻³ -1 तो माइनस सॉरी +2. और इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻1 +2. तो 2 इंटू तो 20 ओम आंसर आएगा. बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन केस ऑफ आइडियल डायोड, इन केस ऑफ आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है, तो क्या आंसर होगा? शान, इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा? शान, विश्वा, तनिष्क. तो यहां पर देखो आइडियल कंडीशन के अंदर, और यू कैन से इन केस ऑफ आइडियल डायोड, in case of ideal diode फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है ऑलमोस्ट, बिकॉज वहां पर करंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है?
मैक्सिमम होती है। ठीक है, और फॉर एन आइडियल डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा? तो वो होगा इन्फिनिटी के अराउंड, इट्स वेरी लार्ज। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, यहाँ पे देखो ये आया अपना 12 वोल्ट, और यहाँ पर आएगा सिलिकॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे है जर्मेनियम, यह है सिलिकॉन, यह है जर्मेनियम, दिस इज वी नॉट। यहाँ पे है आपका करंट, दिस रेजिस्टेंस इज 5.5 ओम। ओके, इतनी गिवन चीजें हैं। दूसरा आपको दिया है न्यू वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो न्यू वोल्टेज इज, सिलिकॉन का है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आई डी एंड वी नॉट। फाइंड आई डी एंड वी नॉट, बताओ क्या आएगा? तो यहां से करंट फ्लो होगा, यस और नो? देखो, ये वोल्टेज निकालना है आपको वी नॉट। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन के पास इसका जो न्यू वोल्टेज है वो कितना है 0.7, और जर्मेनियम के पास कितना है तो 0.3। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो 0.7 प्लस 0.3 तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। एंड यस यू कैन सी कि यहाँ पर इनपुट जो दिया जा रहा है वो कितने वोल्ट का दिया जा रहा है 12 वोल्ट का दिया जा रहा है। सो दैट ऑल्सो यू नो दैट 12 वोल्ट इज वेरी ग्रेटर देन 1 वोल्ट, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि देयर इज अ फॉल 1 वोल्ट इन डायोड्स। कितना 1 वोल्ट का क्या होगा फॉल आएगा। तो देयर इज अ फॉल एंड देयर इज अ फॉल ऑफ 1 वोल्ट इन डायोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 1 वोल्ट, और यहाँ पे कितना था 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट ये आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो ये वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 वोल्ट। ठीक है, और अगर हम आईडी की बात करें ये करंट की, तो करंट के लिए देखिए, so we can write ID is equals to V by total resistance। V कितना आएगा? अरे ये So V not 11 watt. 11 आएगा, यस 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 11 आएगा। तो ये आ जाएगा 11 वोल्ट, और डायनेमिक रेजिस्टेंस ये हमने हमारे पास आया 5.5 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5। तो डायनेमिक करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5, 11 बाई 5.5 तो ये आ जाएगी 2 एम्पियर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir.
सॉल्व सर दिस। वैसा ही, और हाँ 0.7 और 0.3 लेनी है ना? हाँ, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए न्यू वोल्टेज की वैल्यू वही लेनी है, 0.7 एंड 0.3 वोल्ट। ठीक है, सेम ही चीज है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर भी 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट ही आपको दिया हुआ है न्यू वोल्टेज। लेकिन अब आप एक चीज देखिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड किए हुए हैं, एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन है। मतलब कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिलिकॉन तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, लेकिन जो जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम कैसी कंडीशन में है, इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। सो डेफिनेटली दिस जर्मेनियम हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये जो जर्मेनियम है, अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सो डेफिनेटली इट वोंट अलाउ एनी करंट टू पास थ्रू इट। यस और नो? और कल भी मैंने आपको बताया था दैट करंट ऑलवेज अलाउ, अ डायोड इज अ डिवाइस व्हिच अलाउज अ करंट टू पास थ्रू इट ओनली इन वन डायरेक्शन। कल ही आपको बताया था, राइट? तो यहाँ पर ये जो जर्मेनियम है, वी कैन से इट इज इन अ, इट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, एंड वी कैन से इट ऑफर्स infinite resistance and this will behave as an open circuit. ठीक है, what will say, it will behave as an open circuit. ठीक है, and there is no current through the 5.5 ohm resistance, so the current will be zero. Current through this diode is zero. बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये जो 5.5 ओम का रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कोई करंट पास होने वाला नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? नो नो सर। सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो, बट पढ़ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर तो स्टडी कर लिया ना हमने कल ही। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी के लिए बेटा हम लोग क्या डिनोट करते हैं हमेशा, ईटा। ये दिस रिप्रेजेंट्स एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के लिए हम लिखेंगे डीसी पावर आउटपुट बाय डीसी पावर इनपुट। ठीक है, और अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इफ आई से फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अगर हम बात करें, सो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये देखिए, यहाँ पर करंट आई ये है 0 एंड इट गोज लाइक दिस। हाफ वेव रेक्टिफायर 0 पाई 2 पाई and it goes on like this 3 pi। ठीक है, this is the maximum value of the current। ठीक है, ये कौन सा हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। यहाँ पर जैसे हमने लिखा एफिशिएंसी, ठीक है। तो पहली चीज आप एक समझिए कि हमने एफिशिएंसी लिखा डीसी पावर आउटपुट बाय डीसी पावर इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट तो हमें कहाँ मिलेगा, लोड पे मिलेगा। मतलब जो यहाँ पर है हम यहाँ पर आउटपुट लेंगे। तो जब हम एफिशिएंसी के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो उसमें आई स्क्वायर आर में आप देखिए कि हम आई आर इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, आई एम हाफ साइकिल के लिए आई एम बाय पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज कितना आया, आई एम बाय पाई, उसका होल स्क्वायर
इंटू आर एल। ये क्या मिला आपको आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए अगर हम बात करें तो इनपुट हमने कितना दिया हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, आई एम बाय 2 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है, आर एफ इंटू आर एल। कितना है, आर एफ इंटू आर एल। सॉरी, आर एफ प्लस आर एल। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी 0.406 बाय 1 प्लस आर एफ बाय आर एल। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि इफ आर एफ इज 0 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, अगर हम बात करें कि आर एफ की वैल्यू अगर 0 है तो ये एफिशिएंसी हमें मिलेगी 40.6%। कितनी मिल रही है एफिशिएंसी, 40.6% एफिशिएंसी में यहाँ पर मिलेगी। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगा, तो आई आर एम एस वैल्यू जब हम लिखेंगे, सो आई आर एम एस वैल्यू हो जाएगी आई एम बाय √2। ठीक है, एंड आई एवरेज हो जाएगा 2 IM बाय पाई। ठीक है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वी कैन राइट बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज, आपको आंसर मिलेगा 0.81 बाय 1 प्लस आर एफ बाय आर एल। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, इफ आई से इफ आर एफ इज इक्वल्स टू 0 then efficiency will be 81%। ठीक है, ये किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. दूसरी चीज, एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रिपल फैक्टर। क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर के लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल्स टू, ये सीधा सीधा आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कुछ गणित नहीं लगानी है अपनी, इसका फॉर्मूला ही आपको है जो है वो ध्यान रखना है, आई आर एम एस बाई आई एवरेज का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम देखें रिपल फैक्टर को, तो अगर आप बात करें हाफ वेव की, किसके, इफ वी टॉक अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2 का होल स्क्वायर -1। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आएगी 1.21। ठीक है, और अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में स्मॉल आर की वैल्यू आएगी π/2√2 का होल स्क्वायर -1। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 0.46। तो यहाँ पर ये जो रिपल फैक्टर है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, हम लोग रिपल फैक्टर की बात तो कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इट रिप्रेजेंट्स। तो रिपल फैक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मच एसी पार्ट इज अवेलेबल इन अ रेक्टिफायर। क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट हाउ मच एसी पार्ट इज अवेलेबल इन रेक्टिफायर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग कल इस तरीके से डायग्राम देख रहे थे, राइट, देखा था हमने कुछ ऐसा डायग्राम कल, हमने रेक्टिफिकेशन किया, उसके अंदर पहले तो ये डायग्राम था हमारे पास में फुल वे रेक्टिफायर का। उसके बाद में हमने क्या किया,
उसके बाद में हमने उसे एक सर्किट में से पास करवाया, इनपुट देके रेक्टिफायर, तो वो कैसा हो गया, वो कुछ इस तरीके का हो गया, राइट। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कर्व था वो जो डिप में जा रहा था, ऐसे हो रहा था, उसकी जगह पे वो कम हो गया, तो ये इसे कहते हैं रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर जो है वो उतना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है, वो चीज होती है रिपल फैक्टर। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? बिकॉज जितना ज्यादा ये कर्व होगा, सपोज ये इतना ज्यादा कर्व है, अगर इसका मतलब एसी उसके अंदर उतना ही ज्यादा है, सीधी सी बात है। अगर हम इस फैक्टर को कम करते जा रहे हैं, जैसे अगर मान लो ये ऐसे हो जाए, राइट, तो यहाँ पर ये जो कर्व है वो क्या हो गया, कर्व कम हो गया, कर्व कम हो गया, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि रिपल फैक्टर जो है उसके अंदर क्या है, बहुत ही कम है। बोलो आई बात समझ में? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया डायोड्स वाला। नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स के अंदर दो तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद में ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, राइट, कैसे ये वर्क करते हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशली कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ये तीन टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग उसकी सेट करते हैं। दूसरी चीज हमें जो पढ़ना है वो है सिर्फ कॉमन एमिटर। उसके बाद कॉमन एमिटर एज अ स्विच, कॉमन एमिटर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, एंड कॉमन एमिटर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर सिलेबस का पार्ट है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। बस इतना ही है जो अब बाकी रहा है, मतलब अगर हम चाहें तो मैक्स टू मैक्स 2 days इट विल टेक, ठीक है। तो 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, ठीक है।